सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और हमें पता है कि इसके जो पेपर होने वाले हैं दिसंबर 15 के बाद और जनवरी 15 के बीच में ऑनलाइन मोड में होने हैं। तो आपसे आशा ये रहती है कि आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर लिया होगा और आप अपनी तैयारियों में जुट गए होंगे। दोस्तों, तो लगातार आप लोगों के सामने विभिन्न विषयों के ऊपर मैं लगातार वीडियो सेशन लेकर के आता रहता हूं। आज की इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र होता है दोस्तों, उसके अंतर्गत लगातार वीडियो लेकर के मेरी ये 15वीं वीडियो है दोस्तों। इससे पूर्व 14 वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आ चुका हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोग उन वीडियोस का भी अनुसरण जरूर करेंगे या फिर रिहर्सल जरूर करेंगे जो इससे पूर्व मैंने 14 वीडियो बनाए रखी हैं। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध और रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को एक अच्छी तैयारी के साथ एक अच्छा माध्यम भी मिल सके। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये अपने आप में। ठीक है, तो आपको पता है कि सिखों के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे और अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद सिंह थे। इनकी जन्म स्थली कहाँ है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है नांदेड़, तलवंडी, अमृतसर या पटना साहिब। तो दोस्तों याद रखेंगे जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनका जो मतलब जन्म स्थली है वो पटना साहिब में है दोस्तों। और पटना साहिब पड़ता है आपका बिहार में दोस्तों, याद रखेंगे बिहार राज्य में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? ठीक है, आपको पता है जो भील जो जनजाति होती है दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में ज्यादातर इनका भीलों का क्या है, और गुजरात के कुछ इलाकों में जो ये राज्य आपस में जुड़े हुए हैं तो भीलों की एक प्रजाति रहती है। तो भीलों के जो प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है गवरी, स्वांग, तमाशा या रम्मत। तो याद रखेंगे दोस्तों जो भीलों के जो प्रसिद्ध लोक नाटक है उसका नाम है गवरी। क्या है? गवरी। और ये राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के जो भील जनजाति के लोग हैं उनका प्रसिद्ध नाटक है गवरी दोस्तों, याद रखेंगे। तो गवरी जो नाटक है वो किस जनजाति से संबंधित है? आप कहेंगे भील जनजाति से दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है दोस्तों? तो कर्नाटक से संबंधित कौन सा नृत्य है? यहाँ पर ऑप्शन है यक्षगान, विधि, जात्रा या झूरा। तो याद रखेंगे दोस्तों यक्षगान जो लोक नृत्य कर्नाटक का है ये शास्त्रीय नृत्य से भी संबंध रखता है दोस्तों, और यहाँ की लोक जनजातीय नृत्य है ये। तो यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो आपने अगर आप संगीत से प्रेम करते होंगे दोस्तों तो आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के रागों के बारे में सुना होगा। उनमें से एक प्रमुख राग है राग भैरवी। ठीक है, तो राग भैरवी कब गाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर रात्रि के प्रथम पहर में, रात्रि के द्वितीय पहर में, रात्रि के तृतीय पहर में या प्रातः काल में। तो याद रखेंगे दोस्तों रात्रि के किसी पहर में नहीं गाया जाता बल्कि ये प्रातः काल में गाया जाता है। जब सुबह सुबह उठते हैं हम लोग 4 से 5 बजे के बीच में, तो उस समय राग भैरवी का गायन किया जाता है दोस्तों। तो प्रातः काल बोला जाता है उसे। ठीक है, तो प्रातः काल में राग भैरवी को गाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? योग सूत्र पतंजलि, बिल्कुल सही है दोस्तों। काम सूत्र वात्सायन ने लिखी है, बिल्कुल सही है। न्याय सूत्र गौतम महर्षि गौतमी पुत्र गौतम, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और गीता रहस्य गांधी जी, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। गीता रहस्य जो लिखी है वो लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है क्या? गीता रहस्य। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका, और यही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो गीता रहस्य किसने लिखी है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ये कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा दोस्तों, एक्चुअली चरखा
भारत का एक कामकाजी लोगों का एक प्रमुख निशान हुआ करता था। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी चरखे को दिखा करके ये दिखाने का प्रयत्न किया था कि हम लोग कितने मेहनती और किस तरीके से काम करने वाले लोग हैं। तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर ऑप्शन है अशोक मेहता, जेसी कृपलानी, जेबी कृपलानी या केजी मसरूवाला। तो याद रखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ चरखा लिखी है जेबी कृपलानी के द्वारा। और भारतीय कृषि व्यवस्था को और जो कृषि करने वाले लोग होते हैं उनके जीवन पर आधारित ये पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक दोस्तों। तो जेबी कृपलानी याद रखेंगे दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे ये। तो जेबी कृपलानी ने लिखी है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है दोस्तों? एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक एशियन ड्रामा जो पुस्तक है ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक पुस्तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बीएस मिन्हास, जेएम कीन्स, गुन्नार मिल्डर या दोस्तों यहाँ पर है डेविड रिकार्डो। तो याद रखेंगे दोस्तों जो एशियन ड्रामा जो पुस्तक है वो लिखी है गुरनार मिल्डल ने। गुरनार मिल्डल ने, जिन्होंने अनवरत योजना का भी क्या बनाया था? मॉडल बनाया था दोस्तों भारत में। ठीक है, तो एशियन ड्रामा किसने लिखी है? गुन्नार मिल्डल ने। कई बार पूछ लिया जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं का दे रखा है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना अगर 1951 से 56 तक चली थी तो दूसरी चली थी 1956 से 61 तक, और तीसरी चली थी 1961 से आपका 66 तक, और चौथी कंटिन्यू नहीं चली थी बल्कि 67 और 68 आपका क्या चला था दोस्तों? योजना अवकाश चला था। और 1969 से 74 तक आपकी चौथी चली थी दोस्तों। ठीक है, यानी कि तीसरी यहाँ पर आ गई और चौथी ये हो गई। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से चली है, 1961 से 1966 के बीच में चली है। तो ये गलत हो गया यहाँ पर, और यहीं पर आपका आंसर मिल चुका है आपको। बाकी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 चली और 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007 तक चली है दोस्तों। तो पंचवर्षीय योजना का आपको क्लियर हो चुका है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि 1961 से 1966 तक थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई? अनवरत योजना यानी कि जब जनता सरकार आई थी दोस्तों 1978 ईस्वी में, तो उस समय उन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था और एक अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान चलाया था। ठीक है, 1978 से 1983 के लिए। तो अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है कि 1971 से 78, 1980 से 85, 1978 से 83 या 1992 से 99। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1978 में ही जनता सरकार आई थी और 1978 से 73 के लिए उन्होंने ये कह सकते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नई पंचवर्षीय योजना बनाई थी दोस्तों। तो 1978 से 83, यद्यपि ये योजना भी सिर्फ 2 साल चली, 1980 तक चली दोस्तों ये 78 से, और उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई थी और उन्होंने फिर पंचवर्षीय योजना को क्या कर लिया था? अपने अंडर में ले लिया था। तो 1980 से 85 तक छठवीं पंचवर्षीय योजना चली उसके बाद दोस्तों। ठीक है, तो रोलिंग प्लान आपका 1978 से 1980 का है, लेकिन बनाई गई थी 1983 तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। बजट एक लेख पत्र है, ठीक है, किस प्रकार का? सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की मुद्रा बचत नीति का। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि बजट में क्या होता है कि वो योजनाएं बनाई जाती हैं जो भविष्य में जिनका आय और व्यय किया जा सके। तो बजट एक लेख पत्र जो होगा दोस्तों वो सरकार की राजकोषीय नीति का होगा, जो राजकोष में होगा उसी के ऊपर बजट बनाया जाता है। तो सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र होता है बजट, इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है कह रहा है दोस्तों, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बिल्कुल सही है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों।
मार्मुआ गोवा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। और चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ये भी सही है। तो आपने गलत का चयन करना है और उसको आंसर बनाना है। तो मार्मुआ गोवा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये बिल्कुल गलत है। और आपको बता दूं दोस्तों, मार्मुआ गोवा जो बंदरगाह है वो गोवा में है, ठीक है। बाकी कांडला बंदरगाह जो आपका है वो गुजरात में है। मुंबई का आपको पता ही लग गया है, महाराष्ट्र। और चेन्नई बंदरगाह जो है वो आपका तमिलनाडु में है दोस्तों। तो मार्मुआ गोवा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये गलत है। और आपका ये आपका आंसर बन गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो आप जरूर लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर दक्षिण की ओर चलते हुए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए, यानी उत्तर ये होता है और दक्षिण ये होता है दोस्तों, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह सही क्रम में है? तो चेन्नई, तुतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पारादीप बिल्कुल गलत है, क्योंकि चेन्नई दक्षिण में हो गया, उसके बाद विशाखापत्तनम उत्तर। हमने उत्तर से जाना है दक्षिण की ओर को दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर है पारादीप, फिर चेन्नई आ गया, फिर विशाखापत्तनम बीच में आ गया, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो विशाखापत्तनम, पारादीप, चेन्नई, पहले विशाखापत्तनम और पारादीप फिर ऊपर हो गया दोस्तों, यानी कि ऊपर उत्तर की ओर हो गया, तो ये भी गलत हो गया। पारादीप उत्तर में है, ठीक है। उसके बाद विशाखापत्तनम, पारादीप आपका उड़ीसा में, विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में और तूतीकोरिन सबसे लास्ट में है। तो ये बिल्कुल आपका उत्तर से दक्षिण की ओर को जा रहा है दोस्तों। अगर आप भारत का मैप को देखेंगे तो यहाँ पर पारादीप है दोस्तों, यहाँ पर आपका विशाखापत्तनम है, यहाँ पर आपका चेन्नई है और यहाँ पर आपका क्या है, तूतीकोरिन है दोस्तों। तो अगर भारत के मैप के हिसाब से इन बंदरगाहों को देखें तो ये चौथा वाला आंसर आपका एग्जैक्ट बैठ जाता है दोस्तों। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास सीटेट में जरूर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? आपको पता है दोस्तों, भारत में जो हरित क्रांति हुई थी 1966-67 में हुई थी, ठीक है। और इसके जो के जनक जो कहलाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं दोस्तों। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। लेकिन हरित क्रांति जो शब्द जो दिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो दिया था दोस्तों विलियम गॉड ने, याद रखना। विलियम गॉड, मैं यमुना प्रसाद गॉड हूँ, इसलिए याद रखिएगा कि विलियम गॉड मेरा ही भाई है समझो। तो विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किया था दोस्तों, ठीक है। तो विलियम गॉड याद रखेंगे। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने। जबकि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति कब से शुरू हुई थी? 1966-67 में। और उस समय योजना अवकाश था दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम, ठीक है, ICDP कब चलाया गया? तो ICDP यानी कि सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, ताकि दूध उत्पादन में वृद्धि लाई जा सके? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1964-65 में, और बिल्कुल यही सही आंसर है दोस्तों। बाकी ऑप्शन दे करके आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 1964 में ये योजना लाई गई थी दोस्तों कि सघन पशु विकास कार्यक्रम, सघन पशु विकास कार्यक्रम। और सघन पशु विकास कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना, ठीक है। सघन पशु विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना। और ये शुरू किया गया था 1964 और 65 में दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। पटकाई की पहाड़ियां हैं दोस्तों, ठीक है, वो भारत को किस देश से अलग करती हैं? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? तो पटकाई की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों वो वास्तव में हिमालय की पहाड़ियों से बहुत छोटी हैं, लेकिन किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार से हमें अलग करती हैं दोस्तों। तो म्यांमार या बर्मा, बर्मा से क्या करती हैं? अलग करती हैं। बर्मा इसका पुराना नाम है दोस्तों। तो पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों। अगर हम भारत का नक्शा देखें तो इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका बांग्लादेश इस तरीके से है दोस्तों। तो यहाँ ये राज्य है। तो कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा। तो याद रखेंगे दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा को बांग्लादेश ने तीन ओर से घेरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पेंटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है?
तो पेंटागोनिया मरुस्थल यानी कि पेंटागोनिया डेजर्ट किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना, बोत्सवाना, सूडान या सोमालिया। तो याद रखेंगे दोस्तों, पेंटागोनिया जो मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, वहां पर ये स्थित है दोस्तों पेंटागोनिया मरुस्थल। और ये ठंडा और शुष्क मरुस्थल है दोस्तों, ठंडा और शुष्क, याद रखेंगे, ठंडा और शुष्क मरुस्थल है अर्जेंटीना का। ठीक है, पेंटागोनिया मरुस्थल दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। तकला-मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तकला-मकान मरुस्थल, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या चीन। ठीक है, तो कई बार दोस्तों इस तरीके से भी ऑप्शनों को देखा जाता है, जब एक तरीके के वर्डिंग साउंड आते हैं, स्थान 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 और एक अलग आ गया, तो इसका मतलब ये तीन नहीं है, चीन में तकला-मकान मरुस्थल है। ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि कई बार तुक्का अगर आपको लगाना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर याद ही नहीं है, तो तब आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये ज़्यादा आ रहे हैं तो इनको हटा दीजिए, और जो बिल्कुल एक अलग दिख रहा है उसको आप आंसर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको अलग का चयन करना पड़ता है। तो चाइना में तकला-मकान मरुस्थल है, ये भले ही यहाँ पर इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो तकला-मकान मरुस्थल आपका कहाँ है? चीन में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। बेरिंग जल डमरू अलग करता है, तो बेरिंग जल डमरू किसको अलग करता है? ठीक है, तो आपने देखा होगा दोस्तों, ये अमेरिका का पोर्शन है और ये इधर को रशिया का पोर्शन है दोस्तों। तो यहाँ पर बेरिंग जल डमरू है। ठीक है, यहाँ ऊपर को आपका अगर देखा जाए तो आर्कटिक महासागर होता है दोस्तों, आर्कटिक। ठीक है, और यहाँ नीचे को प्रशांत महासागर होता है। और मैं इसको आपको उस तरीके से समझा रहा हूँ, कहाँ पर समझा रहा हूँ, जहाँ पर मैप खत्म होता है पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में ये चीज़ इधर को आ जाएगी। ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे। तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को क्या करता है? ये अलग करता है बेरिंग जल डमरू। तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है कौन सा? और अगर देशों की बात करें तो इधर रूस हो गया दोस्तों, और इधर यूएसए, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका और रूस को अलग करता है बेरिंग जल डमरू, अगर देशों के नाम आते हैं। लेकिन अगर सागरों के नाम आ रहे हैं तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है, या फिर जोड़ने का काम भी बोलते हैं दोस्तों वैसे यहाँ पर। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक सकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो एक संकरी यानी कि जो कम चौड़ी हो और अत्यधिक गहरी हो और तीव्र ढलान जिसमें हो, बिल्कुल इस तरीके का। ठीक है, किनारों वाली जो नदी घाटी होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ब्लफ, कैनियन, रिफ्ट घाटी या उपयुक्त सभी। तो उसको कहा जाता है दोस्तों कैनियन। ठीक है, कैनियन कहा जाता है, जो बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल बहुत कम चौड़ी होती है और गहरी होती है दोस्तों। ठीक है, और तीव्र ढाल होता है उसमें। ठीक है, तो ऐसी किनारे वाली नदियों को कैनियन कहा जाता है दोस्तों। जबकि रिफ्ट घाटी क्या होती है? ये पहाड़ों में धंस के कारण आ जाता है दोस्तों, दो पहाड़ियों के आपस में दूर चले जाने के, यानी कि दो प्लेटों के आपस में दूर चले जाने के कारण जो दरार बनती है उसे रिफ्ट वैली कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक संकरी, गहरी और तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी को क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने कि नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को, आप कई बार कई जगहों पर देखते होंगे कि नदियाँ मतलब जैसे ये नदी आ रही है। ठीक है, ये नदी आ रही है और यहाँ पर इस तरीके का एक स्थलखंड उसने छोड़ दिया और फिर यहाँ जाने लगी, तो ये वाला जो पानी होता है ये बिल्कुल शांत हो जाता है दोस्तों। तो इसको प्राकृतिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये किस तरीके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हिंदी में तटबंध कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अवरोध, लेवीज, बैराज या वेदिका। तो लेवीज कहा जाता है तटबंध, या फिर लेवीज कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से बने हुए होते हैं तटबंध, तो उन्हें लेवीज कहा, या फिर ये कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से बने ये बांधों को क्या कहा जाता है? लेवीज कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। हमें पता है दोस्तों कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है कि किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 1/4 नहीं होती है दोस्तों, 1/3 होती है, 1/3। ठीक है, उसके बाद ये यानी कि ये गलत हो गया। प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं दोस्तों। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और 6 वर्ष इस तरीके से होता है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष में क्या होता रहता है, 1/3 सदस्यों का रिटायरमेंट होता रहता है राज्यसभा से। तो यही बात कह रहा है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद उनके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो यही राज्यसभा है, पर भंग नहीं होती है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद दोस्तों बनाई जाती है। ठीक है, भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में अभी वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। 4 तो 4 दिशाओं के आधार पर होगी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। और जब ये स्टार्टिंग में बनी थी तो ये 4 बनी थी, अभी वर्तमान में 5 हैं दोस्तों। ठीक है, और 5वीं है मध्य क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। ठीक है, बाकी इनका 4 महानगरों में है दोस्तों, 4 क्षेत्रीय परिषदों का। तो समय तो किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री। तो याद रखेंगे दोस्तों, गृह मंत्री क्या करता है, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है दोस्तों, इससे पहले भी, और आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो गृह मंत्री जो देश का गृह मंत्री होता है वही क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था 1956 की धारा के अनुसार? तो यहाँ पर ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। तो किया जाना था 4, क्योंकि 4 दिशाएं हैं दोस्तों, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। 4 का किया जाना था, लेकिन वर्तमान में कितनी है दोस्तों? वर्तमान में आप कहेंगे 5 है, और 5वीं कौन बन गई है? मध्य क्षेत्रीय परिषद दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंतरराज्यीय परिषद, इंट्रा स्टेट काउंसिल। अंतरराज्यीय परिषद क्या होती है दोस्तों? अंतरराज्यीय परिषद वो परिषद होती है जो राज्य और केंद्र के बीच स्थायित्व को लाने की, यानी कि कामकाज को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है? सहायक होती है। तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263, यह गैर संवैधानिक संस्था है। तो याद रखेंगे दोस्तों, अंतरराज्यीय परिषद जो है वो संवैधानिक अनुच्छेद है, और अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री से। यहाँ पर ऑप्शन है गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो औरंगजेब, अकबर, शिवाजी या बालाजी। तो याद रखेंगे दोस्तों, शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध का प्रथम बार प्रयोग किया था। और गुरिल्ला युद्ध क्या होता है कि घात लगाना या उनको चुपके से मार देना या फिर मार करके भाग जाना। ठीक है, तो गुरिल्ला युद्ध का जो प्रारंभ किया था वो शिवाजी के द्वारा किया गया था दोस्तों, और ये मराठा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चौथ क्या था? ये भी शिवाजी से संबंधित एक कर है दोस्तों। चौथ क्या था? तो औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर था। तो पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया एक कर था दोस्तों ये शिवाजी के द्वारा। ठीक है, जिसमें ये होता था कि जो पड़ोसी राज्य होते थे उनको कर देना पड़ता था। ये भी कह सकते हैं कि जो दास होते थे शिवाजी के, उनसे ये कर लिया जाता था, और अगर उन पर कोई आपत्ति आती थी तो उस समय उनकी रक्षा की जाती थी। इसलिए चौथ कर लगाया था शिवाजी ने। ठीक है, तो चौथ कर पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक कर था, जो कि भूमि की उपज का 1/4 देना पड़ता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? ठीक है, तो यहाँ पर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुबर्क, नन्नूद कान्हा, या इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखना जो नीले पानी की क्रांति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी वो थी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा दोस्तों, याद रखेंगे। और ये पहला गवर्नर था पुर्तगाली। इसने नीले पानी की क्रांति की नीति इसलिए लाया था क्योंकि ये भारतीय समुद्र के किनारे अपना स्थायित्व बरकरार रखना चाहता था, इसलिए ये क्या लाया था, नीले पानी की क्रांति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, याद रखेंगे। और पहला पुर्तगाली गवर्नर था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो खान की उपाधि से सम्मानित किसे किया था? यहाँ पर ऑप्शन है हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था वो हॉकिंस था, ठीक है। जहांगीर से पहले भी ये अकबर के टाइम पे आया था, लेकिन अकबर ने इसको मना कर दिया था। और उससे पर रोल ऑफ फिश आया था, उसे भी इन्होंने व्यापार करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन हॉकिंस फिर से जहांगीर के दरबार में आया, ठीक है, जिसको कि जहांगीर ने पहले मना किया और बाद में अपने साथ ही रख लिया था, क्योंकि अरबी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था हॉकिंस, ठीक है दोस्तों। तो जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत में पहली मुद्रण मशीन, ठीक है, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रण मशीन यानी कि भारत में पहली जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना जो पहली प्रिंटिंग प्रेस चली थी दोस्तों 1556 ईस्वी में चली थी, ठीक है। गोवा के एक कॉलेज था, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन था सेंट थॉमस कॉलेज में 1556 ईस्वी में, ठीक है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाए थे? तो पुर्तगाली लाए थे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।